हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्लास 12 हम लोगों ने नेशनल इनकम का रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया था, जिसके अंदर में फर्स्ट पार्ट के अंदर में मैंने आप लोग के साथ में डिस्कस किया था क्या क्या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, रियल फ्लो, मनी फ्लो, ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम और इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। चलिए, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज के इस लेक्चर के अंदर में हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, यानी कि कितने मेथड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों उन मेथड्स को पढ़ने से पहले आप लोगों को कन्वर्जन आना जरूरी है। तो सर ये कन्वर्जन क्या होता है, तो आइए उसी के बारे में मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। अगर आपको कन्वर्जन अच्छे से याद हो गया, अच्छे से आपने इसको समझ लिया, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सर कन्वर्जन क्या क्या होता है जरा फटाफट हमें बता दीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, देयर आर थ्री कन्वर्जन। हम लोगों को तीन कन्वर्जन पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहला कन्वर्जन है आपका ग्रॉस। ग्रॉस और एक साइड में लिख लो आप क्या चीज, नेट। अगर आपसे कोई बोले कि ग्रॉस से अगर नेट पे जाना है तो क्या करेंगे, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस का डेप्रिसिएशन करते हैं। और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस का डेप्रिसिएशन करते हैं। ठीक है, माइनस का डेप्रिसिएशन और प्लस का डेप्रिसिएशन। लेकिन बात आती है कि डेप्रिसिएशन का कोई अलग नाम भी है क्या, तो डेप्रिसिएशन का जो अलग नाम है बच्चों, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है बच्चों। अब कभी कभार एग्जाम में जब न्यूमेरिकल्स आपको आएगा तो वहां पर क्या होगा कि आपको डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं रहेगा, वहां पर रहेगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो आपको समझ जाना है कि वही क्या है, डेप्रिसिएशन है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, और कहीं कहीं इसको असेट्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, असेट्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो ये आप लोग को ध्यान रखना। तो ये हमारा पहला कन्वर्जन है ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए और नेट से ग्रॉस पे आने के लिए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये हमारा पार्ट नंबर कन्वर्जन नंबर 1 था। कन्वर्जन नंबर 2 के बारे में बात करें तो ये है हमारा डोमेस्टिक। और डोमेस्टिक से हमें कहाँ जाना है, नेशनल पे जाना है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे इनकम पे जाने के लिए हम लोगों को ऐड करना होता है क्या, NFIA। NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, अब ये NFIA निकालते कैसे अभी डिस्कस करेंगे हम। और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस का NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक, अब बात आती है कि बच्चों ये NFIA निकालते कैसे हैं। तो NFIA निकालने का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही आसान है। फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड में से आप माइनस कर देना फैक्टर इनकम टू अब्रोड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड में से माइनस कर देना फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, डोमेस्टिक से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और NFIA। और अब आपकी ज़रूरतों के हिसाब से एज पर योर सिचुएशन आप क्या करोगे, इसको आप अप्लाई करोगे। और थर्ड जो है, थर्ड एंड लास्ट, जिसको हम बोलते हैं क्या, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम प्यार से MP भी बोलते हैं और FC भी बोलते हैं। MP का मतलब हो गया मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और फैक्टर कॉस्ट से अगर आपको मार्केट प्राइस पे आना है तो प्लस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर। तो सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, तो बच्चों नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है आपका डायरेक्ट टैक्स, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। यानी कि अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल के आ जाएगा। क्लियर। तो सर इनडायरेक्ट टैक्स कब कौन कौन से होते हैं, तो बच्चों एग्जाम के अंदर में काफ़ी बच्चे गलतियां करके आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे आपको मिल जाएगा एक्साइज मिल जाएगा, आपको GST मिल जाएगा। तो ये जो होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो क्या जरूरी है क्वेश्चन में सब्सिडी हो, तो बच्चों क्वेश्चन के अंदर में सब्सिडी नहीं है तो आप उसको जीरो मान लेना। और अगर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है तो उसको भी क्या मान लेना, जीरो मान लेना। ठीक है बच्चों, 2 महीने रह गए हैं बस आप लोगों को पढ़ाई करने के लिए। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिसंबर और जनवरी को काउंट कर रहा हूँ, फरवरी को मैं काउंट कर ही नहीं रहा। आपके पास
यही समय है सबसे ज़्यादा पढ़ाई करने का। अगर आपने इसमें अपने बुक्स को, कॉन्सेप्ट्स को, अपने जो अकाउंट्स के जो तीनों बुक हैं उसको अगर आपने 2 महीनों के अंदर में कम से कम 2 रिवीजन नहीं किया तो इसका मतलब आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिकल फाइल्स के ऊपर ज़्यादा समय ना लगाओ और फटाफट आप क्या करो, अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, चलिए। तो ये है प्रैक्टिकल फाइल्स। तो बच्चों एक दिन के अंदर में एक फाइल बन जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड कोई अगर क्वेरी है तो आप लोग रेज कर सकते हैं। ठीक, कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों को वहाँ पे हेल्प कर दूंगा। तो चलिए, तो ये हमारा हो गया क्या चीज़, 3 कन्वर्जन हो गए जिसका यूज हम आने वाले समय में करने वाले हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ तक अगर आपका ओके है तो अब हम चलते हैं आगे। ठीक, आगे करने के लिए अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। कितने मेथड्स हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के? तो बच्चों 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला है आपका, मैं आपको नोट्स पे लेके चलता हूँ, लिखने में समय जाएगा। ठीक, ये रहा। सबसे पहला है आपका क्या, वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड को प्रोडक्शन मेथड भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्शन मेथड। तो ये आपका हो गया वैल्यू एडेड मेथड, या फिर इसको हम बोलते हैं क्या, प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, प्रोडक्शन मेथड। बच्चों ये एक रिवीजन लेक्चर है, इस वजह से मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक, ये सब चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहला है कि वैल्यू वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं। वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडेड का मतलब होता है बच्चों, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए, जस्ट मिनट, जिसको मैं रफ कर लूँ। जैसे ये फ्लोर है, यानी कि आटा है ना, हम लोग जो खाते हैं। और आटा जो है मान लो 5 रुपए का है। कितने का है? 5 रुपए का है। लेकिन जैसे ही आटे को अगर आपने बिस्किट बना लिया, आटे से क्या बन गया? बिस्किट। तो बिस्किट का प्राइस कितने का हो जाएगा? मैं कहता हूँ 10 रुपए का हो जाएगा। तो बताओ, 5 रुपए की चीज़ को आपने ट्रांसफॉर्म करके कितने रुपए में बना लिया? 10 रुपए का हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू एडिशन पता है कितने का हुआ बच्चों? 5 रुपए का हुआ। वैल्यू एडिशन कितने का हुआ? 5 रुपए का हो गया। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं वैल्यू एडिड कैसे निकालते हैं। वैल्यू एडिड का फॉर्मूला क्या है? तो वैल्यू एडिड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब बच्चों ये वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या हुआ, ध्यान समझना। जैसे कि एक बिस्किट हम लोगों ने बना के तैयार किया, जैसे ब्रिटानिया का बिस्किट है। ठीक है, अब ब्रिटानिया का बिस्किट मार्केट में कितने रुपए का बिक रहा है? 10 रुपए का बिक रहा है ना। और हमने टोटल कितने पैकेट बेचे हैं? 2 पैकेट अगर हम लोगों ने सेल किया तो टोटल हम लोगों ने कितना सेल कर लिया? 10 रुपए का एक पैकेट है और 2 पैकेट हम लोगों ने सेल किया है, तो टोटल हम लोगों ने कितने रुपए का सेल किया? 20 रुपए का। ठीक है, डेट इज द कॉल्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कि आपने इसको बोलते हैं क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक, लेकिन लेकिन इस 10 रुपए के एक पैकेट बिस्किट को बनाने के लिए टोटल मैं कहता हूँ मान लो 8 रुपए का खर्च आता है। कितने रुपए का खर्च आता है? 8 रुपए का। तो 2 बिस्किट बनाने पे 8 रुपए का खर्च आया था, यानी कि टोटल कॉस्ट कितने का आ गया? 16 रुपए का। इस 16 रुपए को बोला जाएगा क्या? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो 16 रुपए की चीज़ 20 रुपए में अगर आप बेच रहे हो तो बाकी का जो 4 रुपए है उसी को बोला जाएगा क्या? वैल्यू एडिशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो बात करते हैं कि सर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का क्या फॉर्मूला बना? तो जरा बताओ यहाँ पर आप लोग। यहाँ पे 10 रुपए जो था, ये 10 रुपए को हम क्या बोलते हैं? प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइस। और 2 पैकेट हमने बेचा, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। तो प्राइस को अगर आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका निकल के आ जाएगा क्या चीज? वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो ये रहा फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी प्रोड्यूस। क्लियर? ओके सर। ठीक, अच्छा। अब कभी कभार आपको क्वेश्चन के अंदर में वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया रहता है, तो आपको क्या करना है? सेल्स वगैरह इग्नोर करना है, क्योंकि उसके अंदर में ऑलरेडी फॉर्मूले में वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर दे दिया तो आपको सेल्स इनटू क्वांटिटी करने की क्या जरूरत है ना। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन के अंदर में वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं होता है, उस कंडीशन में क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा? तो उस कंडीशन में फॉर्मूला अप्लाई होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन माइनस, इसमें से क्या कर देंगे? यानी कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये जो फॉर्मूला है आपका चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक।
क्लियर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो अगर आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो वो माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यानी कि मैं अगर इस फॉर्मूले को सही तरीके से लिखूं, अगर बिना कंफ्यूज किए हुए आपको, तो आप कैसे लिखोगे, तो फॉर्मूला बनता है आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। और कभी कभार वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन ना हो तो वहां पर फॉर्मूला होगा आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक, प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये आपके दो फॉर्मूले हो गए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है। अब बच्चों आप लोग कंफ्यूज मत होना, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को ही बोला जाता है क्या, जीडीपी एट एमपी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अभी के लिए तो बस आप इतना ही समझो कि जीडीपी एट एमपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्लियर। हाँ जी सर, अगर इतना हो गया तो फटाफट डन करिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा। अब बच्चों बात करते हैं नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे। ठीक, तो नेशनल इनकम को किससे डिनोट किया जाता है बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए। नेशनल इनकम को डिनोट किया जाता है एन एन पी एट एफ सी से, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर एन अगर पहले है, ध्यान समझना, अगर एन पहले है तो इसको नेट बोला जाता है, और एन अगर मिडिल में है तो इसको नेशनल बोला जाता है। ये आप कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, है ना। नेशनल नेट प्रोडक्ट ऐसे नहीं करना है आप लोगों को, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए, तो एन एन पी एट एफ सी निकालेंगे कैसे, तो एन एन पी एट एफ सी निकालने के लिए हम लोगों ने, मान लीजिए आपसे बोला गया कि आपको नेशनल इनकम निकालना है, कौन से मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड से। तो जो चीज़ें आप ऑलरेडी निकाल चुके हो उसको आप हमेशा राइट साइड में रखो इस तरीके से। जैसे कि हम लोगों ने जीडीपी एट एमपी निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है, तो नेशनल इनकम को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे। अब देखो हमें कहाँ से कहाँ जाना है, बस ये समझना है आपको। हमें ग्रॉस से कहाँ जाना है, बोलो, नेट पे जाना है। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। बहुत ही आसान तरीका है, इसको करने का, फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद डोमेस्टिक से हमें कहाँ जाना है, नेशनल पे जाना है, मिडिल से मिडिल में। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस का एन एफ आई ए करते हैं। ठीक है। और मार्केट प्राइस से हमें कहाँ जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो हम माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये लो बच्चों, फॉर्मूला बन गया आप लोगों का। ठीक है। बिना याद किए हम क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम के फॉर्मूला बना सकते हैं। आई होप इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं आगे और आगे के चीज़ों को पढ़ते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं इनकम मेथड की, कि इनकम मेथड कैसे होगा। ठीक, इनकम मेथड हम लोग एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लें, तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे हम लोग को चीज़ें क्या हो जाए, इजी हो जाए समझने के लिए। क्लियर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इनकम मेथड। तो चलिए, तो उसके बाद हम लोगों ने ये हमारा मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम में वैल्यू एडिट कर लिया हम लोगों ने। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का जो वैल्यू एडिशन है बच्चों, ये मैं बाद में कराऊंगा, अभी आप लोगों को इसको मैं थोड़ा सा होल्ड पे डाल रहा हूँ अभी के लिए। तो अब आते हैं हम लोग इनकम मेथड पे। बच्चों इनकम मेथड के अंदर में बहुत ही सबसे ज़्यादा आसान बच्चों इनकम मेथड है। ठीक है। इनकम मेथड के अंदर में क्या होता है कि बच्चे ना यहाँ पर गलतियाँ पता नहीं क्यों कर देते हैं। सबसे आसान है, यहाँ पे टोटल 3 हेड्स होते हैं। कितने हेड्स होते हैं बच्चों, 3 हेड्स होते हैं। उन 3 हेड्स को याद रख लेना है आप लोगों का, इनकम मेथड से आसानी से नेशनल इनकम आप निकाल दोगे। 3 हेड कौन कौन से, ये 3 हेड्स हैं आपके, कौन कौन से, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। बस यही 3 हेड हैं। और अगर आप इन तीनों हेड को प्लस कर देते हो तो आपका जो आंसर निकल के आता है वो निकल के आता है डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम।
अब डोमेस्टिक इनकम को हम लोग NDP@FC भी बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। ठीक, और एक बार अगर आपने NDP@FC निकाल लिया तो आप इसको कुछ भी बना सकते हो, मतलब नेशनल इनकम निकाल सकते हो, GDP@MP बना सकते हो, GNP@FC बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। बस आपका पहला टारगेट, अगर आपका इनकम मेथड से क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहला टारगेट बना के रखो कि आपको कहाँ पहुंचना है, NDP@FC पे पहुंचना है। और NDP@FC पर पहुंचने के लिए आपको ये 3 हेड्स याद होने जरूरी हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब बात करते हैं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो बच्चों, अगर कोई भी, अगर आप एम्प्लॉय, अगर आप किसी के यहाँ काम करने जाओगे तो आपको जो जो चीजें मिलेंगी ना वो सारा का सारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आएगा। ठीक है, अभी के लिए तो बस इतना ही, ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हम लोग। सबसे पहला है जैसे कि सैलरी, ठीक, और क्या हो सकता है, वेजेस, ठीक। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, टू सोशल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। बच्चों ध्यान रखना है, यहां पर एक वर्ड मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, क्या, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। कभी कभार क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो वहां पे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है, तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को नहीं लेना है आपको, कौन सा लेना है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को लेना है। ठीक है, तो ये सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी हो गया, यानी कि एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को दी जाने वाले हर एक वो बेनिफिट किसके अंदर में आ जाता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर में आ जाता है। ठीक, तो ये तो वो लोग हो गए जो कहीं ना कहीं जाकर किसी के अंदर में काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो क्या करते हैं, काम नहीं, उनका खुद का बिजनेस है और वो वहां से पैसे कमाते हैं, तो उसको हम किस में डालेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट में डालेंगे। तो बात आती है कि ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर में कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर में आएंगी जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, उसके बाद प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया, प्रॉफिट। अब बच्चों ध्यान समझना, रेंट तो ठीक है, इंटरेस्ट भी ठीक है, लेकिन प्रॉफिट अगर दिया है तो प्रॉफिट में से क्या क्या चीजें दिया रहता है, डिविडेंड दिया रहता है आपका, ठीक है। डिविडेंड के बाद आपका रिटेन्ड अर्निंग होता है, रिटेन्ड अर्निंग होता है, कॉरपोरेट टैक्स होता है, कॉरपोरेट टैक्स होता है आपका। उसके बाद और आगे चलो आप, तो आपको देखने को मिलेगा कॉरपोरेट टैक्स के अलावा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक, तो ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर में आती हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर में आती है। तो रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया, तो इन सब चीजों को आपको ऐड कर लेना है, क्या चीज को निकालने के लिए, ऑपरेटिंग सरप्लस को निकालने के लिए। लेकिन बात आती है कि अगर एक बार क्वेश्चन के अंदर में अगर आपको क्या दे दिया, अगर एक बार क्वेश्चन के अंदर में आपको प्रॉफिट दे दिया, तो उस कंडीशन में आपके बाकी के ये जो आइटम्स है इनको कंसीडर नहीं करना, क्योंकि ये प्रॉफिट के पार्ट है, यहीं पे आपकी गलतियां होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आपका मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है वो लोग जो, जिनका खुद का बिजनेस है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर का इनकम, बार्बर का इनकम, है ना, डॉक्टर्स का इनकम, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर में आ जाते हैं। तो अगर आप इन तीनों हेड्स को प्लस कर देते हो तो आपका निकल के आता है क्या, NDP@FC, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर। तो सर ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता क्या है, इसकी थियरी क्या है, तो आइए मैं आप लोगों को यहाँ पर थियरी भी करा देता हूँ। ठीक, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है बच्चों। ठीक, सबसे पहला है डोमेस्टिक इनकम किसे कहते हैं, व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम। तो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द सम ऑफ इनकम अर्न बाय नॉर्मल, ये थोड़ा सा वो हो गया है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। हाँ, क्या लिखा है, इट रेफर्स टू सम ऑफ इनकम अर्न विद इन इकोनॉमिक डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन इकोनॉमिक डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि एक साल के अंदर में हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में, यानी कि इंडिया के अंदर में जो भी पैसे हम कमा रहे हैं वो सारा का सारा क्या, उसको हम क्या बोला जाएगा, डोमेस्टिक इनकम कहा जाएगा। ठीक है, द टर्म डोमेस्टिक टेरिटरी
अब डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है? द टर्म डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ वाइड कॉन्सेप्ट, बहुत ही ज़्यादा वाइड कॉन्सेप्ट है। यानी अगर आपको डोमेस्टिक टेरिटरी समझना है तो बहुत ही डिटेल में समझना पड़ेगा। आइए मैं हिंट देता हूँ आपको। तो द टर्म डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ वाइड कॉन्सेप्ट, इट इंक्लूड, इसके अंदर में क्या क्या इंक्लूड है? पॉलिटिकल बाउंड्री लाइन, है ना, पॉलिटिकल बाउंड्री, एज वेल एज ऑल शिप्स, ऑयल रिग्स ऑपरेटेड इन एन इंटरनेशनल पार्ट ऑफ द सी, ठीक है, प्लेन ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ओपन, ठीक है, ऑपरेटिंग, यहाँ पे ऑपरेटिंग इन एन एब्रोड, ठीक है, उसके बाद आर्मी ऑफ डोमेस्टिक कंट्री लोकेटेड इन एब्रोड, ठीक। यानी कि अब देखो, इसको मैं समझाने के लिए आपको इस तरीके से मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लो ये इंडिया है, ठीक, ये इंडिया है, और इंडिया के बगल में क्या होता है? समुंदर होता है। आप सभी को पता है ये सारा का सारा समुंदर है, ठीक। उसके बाद इंडिया के बाद क्या आ जाता है? मान लो मैं कहता हूँ कि कोई एक ऐसा देश बता दो, जैसे मॉरिशस है, मॉरिशस है, तो मॉरिशस भी कंट्री है, तो मॉरिशस कंट्री है तो उसका भी अपना समुंदर होगा। मान लो उसका समुंदर मैं पीला कर दे रहा हूँ थोड़ा देर के लिए, कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ये मॉरिशस का समुंदर है, ठीक। अब आप बताना, इंडिया के समुंदर जो है, तो यहाँ पर इंडिया के बहुत सारे, इंडिया ये तो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर अपने ऑयल्स यानी कि तेल को निकालने के लिए मशीन्स होता है, यहाँ पे हमारे शिप्स चल रहे होते हैं, तो ये सब जो होगा, ये सब हमारा क्या कराएगा? जहाँ तक हमारा समुंदर के अंदर में एरिया है, वो सारा का सारा जो कहलाएगा डोमेस्टिक टेरिटरी ही कहलाएगा। प्लस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में और कौन आ जाएंगे? हमारे देश के आर्मी क्या करते हैं, जैसे युद्धाभ्यास करने के लिए बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो भी क्या कहलाएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी ही कहलाएगा। क्लियर? तो ये है आपका। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या लिखा है? इट इज बी नोटेड दैट डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड इनकम ऑफ बोथ नॉर्मल resident and non-resident of the country, but the income must be earned within domestic boundary। मतलब कि हमारे देश के अंदर में बाहर के लोग भी आते हैं पैसा कमाने के लिए, तो उनके इनकम को भी यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने वो पैसा हमारे देश के अंदर में ही कमाया है, भले ही वो रेसिडेंट हैं हमारे कंट्री के, यानी कि हमारे देश के निवासी हैं, या फिर हमारे देश के निवासी नहीं है, डजेंट मैटर। एग्जाम के अंदर में यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाएगा केस स्टडी टाइप में, तो आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप दोबारा से रीड करें। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कि इसको मैं डिटेल में आप लोगों को समझा सकूं, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, मैं इसको रफ कर देता हूं। ये आप डोमेस्टिक टेरिटरी का डेफिनेशन कर लें, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। ओके सर, तो हम लोगों ने पढ़ लिया। तो एक बार अगर हम लोगों ने तीनों हेड्स को ऐड कर लिए तो हमारा क्या निकल के आ गया? NDP@FC निकल के आ गया। तो अगर आपको नेशनल इनकम निकालना है तो नेशनल इनकम कैसे निकालोगे? NNP@FC इक्वल टू, हमारे पास जो आ चुका है उसको हम लोग राइट साइड में रखते हैं। अब बताओ मुझे, यहाँ पर देखो, यही सीखना है आप लोग को। यहाँ पर भी नेट है, यहाँ पर भी नेट है, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। यहाँ डोमेस्टिक है और हमें कहाँ जाना है? नेशनल पे। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, NFIA, तो हमारा नेशनल बन गया। और ये भी फैक्टर कॉस्ट है, ये भी फैक्टर कॉस्ट है, तो कोई भी फॉर्मूला नहीं होगा। तो ये हमारा नेशनल इनकम का फॉर्मूला बन गया। कौन से मेथड से? इनकम मेथड से। आई होप आपको इनकम मेथड यहाँ तक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड के क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद मैं चलूंगा एक्सपेंडिचर मेथड पे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल पे नया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।